आपको बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। महाराष्ट्र के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ये कहना है शिवसेना लीडर संजय राउत का। ये बीजेपी का गुरूर है, अवाम की तौहीन है। बीजेपी ऑपोजिशन में बैठने को तैयार है। संजय राउत ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 15 दिन गुजर चुके, जबकि असेंबली इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत साजी को अंजाम नहीं दिया गया है। वहां पर शिवसेना और बीजेपी दोनों के बीच बात नहीं बनी और इस बीच शिवसेना लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, महाराष्ट्र के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये बीजेपी का गुरूर है और आवाम की तौहीन है। बीजेपी ऑपोजिशन में बैठने को तैयार है। तो अभी तक तो कयास-आराइयां जारी हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर बीजेपी ने एक तरीके से मना कर दिया है। हुकूमत साजी में हिस्सा लेने के लिए अब शिवसेना और एनसीपी मिलकर कांग्रेस बनाएंगे, इस बात के बहुत मजबूत इम्कान है। बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे वजीर आला हो सकते हैं महाराष्ट्र के, अगर इस इत्तेहाद में सरकार बनती है तो, और अजीत पवार डिप्टी सीएम हो सकते हैं। कांग्रेस बाहर से हिमायत देगी इस इत्तेहाद को, अगर इस पर बात मुकम्मल तौर पर फाइनल होती है तो। इस बीच बड़ा बयान बीजेपी के खिलाफ दिया है शिवसेना लीडर संजय राउत ने। कहा कि बीजेपी ऑपोजिशन में बैठने को तैयार है और महाराष्ट्र के सियासी हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इस हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये बीजेपी का गुरूर है, अवाम की तौहीन है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको महाराष्ट्र के हवाले से बता रहे हैं। हुकूमत साजी को अभी तक इंजाम नहीं दिया गया है महाराष्ट्र में, और अब बहुत मुमकिन है कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बना ले महाराष्ट्र में। बीजेपी ने एक तरीके से मना कर दिया है सरकार बना से, हालांकि अहम मीटिंग अब भी होनी है बीजेपी की। इस बीच शिवसेना लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, महाराष्ट्र के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से जाकर कहा है, राज्यपाल महोदय से, कि हम सरकार नहीं बना सकते, हमें मैंडेट नहीं है और शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए हम बहुमत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये उनका अहंकार है, महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनका एक तरह से अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार नहीं। आप उससे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था पहले भी और आज भी। अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट किया था, जो बात तय हुई थी, उसके ऊपर अमल करता तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो निर्माण नहीं होती। लेकिन किसी भी हालत में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, 50-50 वाला फॉर्मूला के ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे हमको विपक्ष में बैठना पड़े। इस अहंकार को महाराष्ट्र की जनता का मैं अपमान मानता हूं। भाजपने सत्ता स्थापनेच्या दाव्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केलेली आहे, ते विरोधी पक्षात तमाम इल्जामात लगाते हुए कहा कि बीजेपी ना तो 50-50 के फॉर्मूले पर राजी हो रही है, ना ही 2.5 साल के सीएम मोदी के लिए जिस चीज का एग्रीमेंट दोनों पार्टियों का इत्तेहाद के मद्देनजर हुआ था, अभी तक हुकूमत साजी को अंजाम नहीं दिया गया महाराष्ट्र में। और इस बीच ये तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं। संजय राउत ने कहा कि गवर्नर से मिलकर बीजेपी ने इनकार कर दिया है कि क्योंकि मैंडेट हमें नहीं मिला है, अक्सरियत में हम नहीं है, तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी का गुरूर है और आवाम की तौहीन है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इस हालात के लिए
बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गवर्नर से कहा है कि हम सरकार नहीं बना सकते। अब उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपने वादे से पीछे हट रही है, लिहाजा बीजेपी के साथ सरकार नहीं बना रही है शिवसेना। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या अब शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र में? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ज्यादातर लोग हाँ में दे रहे हैं। आज एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति रोज कुछ उतार चढ़ाव पे, बदलाव पे है और सरकार बनाने की बातें ये सब राज्यपाल महोदय के द्वारा की जा रही है। तो इसलिए क्या हमारी पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, बहुत सारे पहलू हैं। मैं देखता हूँ टीवी मीडिया में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन ये सब बातों के लिए अभी बहुत जल्दबाजी हो रही है। मैं यही आप सब लोगों से विनती करूँगा कि सरकार बनाना, किसकी सरकार बनाना, किसके साथ बनाना, ये सब गंभीर विषय है और इस पर चर्चा बहुत गंभीरता से करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मी तुम्हाला स्पष्ट सांगू इच्छितो की हा अतिशय महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे। याला सोडवायला काही असंच म्हणजे सहज काही विचार कोणी करू शकत नाही। तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेनाची त्यांची युती होती आणि आमची काँग्रेसची आघाडी होती। आता स्पष्ट बहुमत महायुतीला आहे, आघाडीला नाही। आता बदलत्या राजनीतिक परिस्थितीमध्ये कोणत्या पक्षांनी कोणाबरोबर जावा हा प्रश्न एवढा काही सहज नाही आहे, कारण अनेक प्रश्न त्यामधूनही निर्माण होतात। सरकार कोणी तो एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि अभी हुकूमत साजी को लेकर पिक्चर क्लियर होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके बीच में किसी भी पॉसिबिलिटी से, किसी भी इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता है। इधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर बड़े इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने वायदे से मुकर रही है। बीजेपी ने 50-50 का फॉर्मूला जो था उस पर अपनी मंजूरी जताई थी, उस पर अपनी हाँ की थी और अब इस फॉर्मूले से बीजेपी पीछे हट रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2.5 साल के सीएम ओहदे का भी एग्रीमेंट था बीजेपी के साथ इत्तेहाद में आने के लिए, लेकिन अब बीजेपी अपने किसी भी वादे को मुकम्मल नहीं कर पा रही है। बीजेपी किसी भी वादे पर हाँ नहीं कर रही है। ये भी कहा संजय राउत ने कि गवर्नर से मिलकर बीजेपी इनकार कर चुकी है सरकार बनाने के लिए। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए शिवसेना की भागम भाग। आज ही दोपहर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। मैं कहता हूं अगर उद्धव जी ने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। पवार के पावर से सत्ता पर ठाकरे। पुनः महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई पर्यायी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी बात करके हम प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन न लगे, चुनाव फिर जनता पे न थोपे जाए। सत्ता के लिए टूटा साथ, शिवसेना को कांग्रेस का हाथ। सत्ता का मौका, इसीलिए जनता से धोखा।
यह जनादेश साथ में मिलकर काम करने का था। उस जनादेश का अपमान करके शिवसेना को यदि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनानी है तो उनको हमें हमारी खूब खूब शुभेच्छाएं। दशकों पुराने गठबंधन में हुआ खेल, सरकार पर एनसीपी से मेल। सत्ता के लिए बेमेल महागठबंधन। तो महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस के बीच कल अचानक सियासी गहमागहमी तेज हो गई और महाराष्ट्र की सियासत ने नई करवट ले ली। शिवसेना से जुबानी जंग के बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का अपना दावा छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में चरम पर पहुंची सत्ता की राजनीति। बीजेपी के इनकार के बाद शिवसेना को न्योता। आज शिवसेना करेगी सरकार बनाने का दावा। महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस के बीच कल अचानक सियासी गहमागहमी तेज हो गई और महाराष्ट्र की राजनीति ने नई करवट ले ली। शिवसेना से जुबानी जंग के बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का अपना दावा छोड़ दिया। लिहाजा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच सहमति बन गई है, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे सीएम और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि जयंत पाटिल गृह मंत्री होंगे। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में कांग्रेस ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान देकर अटकलों को गरमा दिया है। हाईकमांड जो बोलेगी वो उस तहत चलने का हमारा पूरा एक तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हाईकमांड क्या निर्णय लेगी, कब बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, वो उन पे छोड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं से सोनिया गांधी की स्पष्ट राय मांगी है। इसके अलावा मोदी मंत्रिमंडल में शामिल शिवसेना के अरविंद सावंत भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार बनाने का न्योता मिलने से शिवसेना गदगद है और अब मैजिक नंबर के लिए माथापच्ची में लगी हुई है। बीजेपी के सरकार बनाने से पीछे हटने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर चुटकी ली। वहीं बीजेपी ने शिवसेना पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। यह जनादेश साथ में मिलकर काम करने का था। उस जनादेश का अपमान करके शिवसेना को यदि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनानी है तो उनको हमें हमारी खूब खूब शुभेच्छाएं। तो उनका मुख्यमंत्री कैसा होगा? उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना था। वो बार बार कहते हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो पीछे हट गए तो सरकार कौन बनाएगा? उनका मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के अलावा शरद पवार भी 1-2 दिन में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं 12 नवंबर को एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें शिवसेना को समर्थन देने को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो एनसीपी ने समर्थन देने को लेकर शिवसेना के सामने शर्त रखी है। एनसीपी ने शिवसेना को एनडीए से बाहर आने पर समर्थन देने की बात कही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच सहमति बन भी जाए और दोनों दल साथ भी आ जाएं, तो भी उन्हें बहुमत के लिए तीसरे दल की जरूरत होगी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। शिवसेना के 56 और शिवसेना को 7 निर्दलीय विधायक समर्थन कर रहे हैं। वहीं एनसीपी के 54 सीटें यानी कुल मिलाकर 117 विधायक ही होते हैं, जो बहुमत के मैजिक नंबर से 28 सीट कम है। ऐसे में उन्हें कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।
महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए 18 दिन हो गए हैं, लेकिन शिवसेना की 2.5 साल की सीएम की मांग की वजह से गाड़ी अब भी अटकी हुई थी। शिवसेना ने बीजेपी से 50-50 फॉर्मूले के तहत सरकार बनाने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उसे नामंजूर कर दिया। शिवसेना ने बीजेपी से पसंद के विभाग भी मांगे, जिसे बीजेपी ने नकार दिया। सिर्फ डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी ने हामी भरी थी। यानी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर न शिवसेना झुकी और न ही बीजेपी मानी, और महाराष्ट्र में सालों पुरानी शिवसेना बीजेपी की दोस्ती अब हाशिए पर है। सूत्रों के मुताबिक अब बीजेपी के सरकार नहीं बना पाने की हालत में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है। शिवसेना को हिमायत देने पर शरद पवार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस लीडरान से आज बात करेंगे, ये कहना है शरद पवार का। एनसीपी सदर शरद पवार ने साफ किया कि कांग्रेस से चर्चा के बाद ही शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर आखिरी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस ने इत्तेहाद में इंतखाब लड़ा है और शिवसेना को हिमायत देने के नाम पर शरद पवार ने साफ कर दिया है कि पहले वो अपनी मुआविन जमात कांग्रेस के साथ चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद इस अहम मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा एनसीपी की जानिब से। तो एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के हवाले से सामने आई है। एनसीपी सदस्य शरद पवार ने कहा कि पहले अपनी मुआविन जमात कांग्रेस से चर्चा करेंगे, आज कांग्रेस लीडरान से बात करेंगे और फिर शिवसेना के साथ सरकार बनानी है नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र में सियासी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ी बातें आपको बता दें। शिवसेना आज हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगी। जराये के हवाले से तमाम खबरें आपको बता रहे हैं। शाम 7:30 बजे से पहले शिवसेना दावा पेश करेगी। शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस हिमायत देगी। जराये के हवाले से तमाम अहम खबरें हैं। उद्धव ठाकरे सीएम हो सकते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एनसीपी के जयंत पाटिल अगले वजीर दाखिला हो सकते हैं, कांग्रेस को असेंबली स्पीकर का ओहदा मिलेगा। ये तमाम खबरें जराये के हवाले से आपको बता रहे हैं। देर रात 2:30 बजे तक उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग होगी। संजय राउत आज सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं। बीजेपी कोर कमेटी की आज मुंबई में भी अहम मीटिंग है। बीजेपी ने हुकूमत नहीं बनाने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में आज और कल ऑड इवन कानून में छूट दी गई है। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली सरकार ने आज और कल को ऑड इवन कानून में छूट देने का ऐलान किया है। इन 2 दिनों में दिल्ली में जश्न जैसा माहौल रहेगा। बता दें कि ऑड इवन की 15 नवंबर तक नाफिज होगा। मुल्क भर में गुरु नानक देव जी के 550वें गुरु पर्व को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में आज निकाले जा रहे नगर कीर्तन को देखते हुए कई जगह रूट बदले गए हैं, कई जगह रूट डाइवर्जन रहने वाला है। गुरु नानक देव जी के 550वें गुरु पर्व के मौके पर आज दिल्ली में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इस दौरान नगर कीर्तन कई रास्तों से होकर गुजरेगा, जिसमें घुड़सवार, निहंग समेत भारी तादाद में स्कूली बच्चे और श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से नगर कीर्तन वाले रास्तों पर कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने नगर कीर्तन वाले रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली के चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारा से नगर कीर्तन और जुलूस शुरू होकर कोड़िया पुल, एसपीएम मार्ग, चर्च मिशन रोड, खारी बावली, लाहौरी गेट चौक, कुतुब रोड, आजाद मार्केट, रोशन नारा रोड, शक्ति नगर चौक से होता हुआ गुजरेगा। रात 9 बजे नगर कीर्तन जीटी करनाल रोड पर मौजूद गुरुद्वारा नानक प्याऊ पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मोटे तौर पर 23 मकामात पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, जिसमें सुभाष मार्ग, लाल किला क्रॉसिंग, टाउन हॉल, अजमेरी गेट, रानी झांसी रोड, फैज रोड, मोरी गेट चौक, नागिया पार्क रोड, रूपनगर चौक, आजादपुर क्रॉसिंग और परेड ग्राउंड टी पॉइंट अहम हैं। ट्रैफिक पुलिस ने परेशानी और जाम से बचने के लिए ऐसे सभी रूट से बचने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छपे आर्टिकल के लिए नेशनल हेराल्ड ने माफी मांग ली। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छपे आर्टिकल के लिए कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने माफी मांग ली है। हेराल्ड ने कहा है कि आर्टिकल से अगर किसी शख्स या तबके के जज्बात को ठेस पहुंची हो
तो उसके लिए वे माफी मांगते हैं। हेराल्ड ने कहा कि हमारा किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, बल्कि आर्टिकल में राइटर ने अपने ज़ाती ख्यालात लिखे थे। नेशनल हेराल्ड ने आर्टिकल्स को हटा लिया है। Why the Ayodhya verdict reminds us of the Supreme Court of Pakistan? ये जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया है, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, उससे कांग्रेस पार्टी के माउथपीस नेशनल हेराल्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की याद आ जाती है। ये शर्मनाक है, ये धिक्कार के योग्य है कि कांग्रेस पार्टी का माउथपीस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं छोटा दिखा रहा है। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल हेराल्ड ने एक आर्टिकल छापा, जिसमें फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का मवाजना पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या केस के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट करने के इल्जाम में पुलिस ने रुद्रपुर के काउंसलर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नगर निगम काउंसलर का नाम शिव कुमार गंगवार है, जबकि दूसरे शख्स को काशीपुर से अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक अयोध्या केस के फैसले को लेकर दोनों ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डाली थी जिससे लोगों के इमोशंस को तकलीफ पहुंच सकती थी। आपको बता दें कि अयोध्या मामले के फैसले के मद्देनजर पूरे उत्तराखंड में दफा 144 नाफिज की गई थी। इसके साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट और कमेंट न करने की ताकीद की गई थी। के पार्षद हैं यहाँ के शिवनगर के शिव कुमार गंगवार, इनके द्वारा एक ये जो माननीय न्यायालय द्वारा जो अयोध्या मामले में जो डिसीजन लिया, उसके बाद एक फेसबुक पे आपत्तिजनक टिप्पणी डाली थी, जिसको लेके इसके ऊपर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें कार्रवाई चल रही है। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत के मोबाइल पर हर की पैड़ी को उड़ाने की धमकी मिली है। सीएम के प्रोटोकॉल ऑफिसर आनंद रावत ने वो कॉल रिसीव की थी। जानकारी के मुताबिक बीती रात 9 नवंबर को सीएम के मोबाइल पर ये कॉल आई थी, जिसके बाद हर की पैड़ी इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही मुश्तबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम हुआ है। तसादुम में 2 दहशतगर्दों को मार दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। सिक्योरिटी फोर्सेस को लावदारा गांव में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को मार दिया गया। पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एक बार फिर से तसादुम हुआ है शुमाली कश्मीर में। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी कि शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में दहशतगर्द छिपे हुए हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन चलाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लावदारा गांव में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी और तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है।